नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल साहित्य सुधा पर। दोस्तों, यह एक ऐसा टॉपिक है जिस पर प्रश्न खूब आते हैं, चाहे वह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, केवीएस, एनवीएस, DSSB, चाहे नेट जेआरएफ हो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ़ इनके नाम याद कर लेते हैं कि कौन-कौन सी नायिकाएँ हैं, उनके गुणों से हम परिचित नहीं होते। अभी एचटेट का एक पेपर हुआ था पीजीटी लेवल 3 का, उसमें एक प्रश्न आया था जो कि नायक से संबंधित था। उसमें नायक के गुण दे रखे थे और पूछ रखा था, मैं वो प्रश्न आपके सामने अभी रख दूँगी कि उसमें नायक के गुण दे रखे थे और पूछ रखा था कि कौन-सा नायक है। तो वहाँ पर बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए क्योंकि नाम तो सबको याद है, धीरोदा, धीर ललित, धीर प्रशांत, लेकिन कौन-सा गुण किसमें होता है वह सब हम नहीं देखते हैं। तो आज का यह वीडियो जो कि नायिकाओं के भेद पर आधारित है, हम इसमें विस्तार से जानेंगे कि कौन-सी नायिका के क्या गुण होते हैं, बहुत ही आसान भाषा में। तो आपको अगर मेरा यह प्रयास पसंद आए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरे छोटे-छोटे प्रयास कैसे लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नायिका क्या होती है? नाट्य शास्त्र में, काव्य शास्त्र में नायिका का बहुत अधिक महत्व है। तो हमें नायिका के भेद जानने से पहले यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि नायिका होती क्या है। तो श्रृंगार रस का आलंबन बनने वाली स्त्री पात्र को नायिका कहते हैं। श्रृंगार रस का आलंबन बनने वाले आपने रस पढ़े होंगे, उसमें श्रृंगार रस, उसमें आलंबन और उद्दीपन दो भेद होते हैं उसके। तो आलंबन मतलब उसका कारण बनने वाली, अर्थात जिस स्त्री के माध्यम से प्रेम, विरह, मिलन, मान, अभिमान, प्रतीक्षा, क्रोध, समर्पण आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है, वही नायिका कहलाती है। उस स्त्री को ही नायिका कहते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में नायिका का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। विशेष रूप से संस्कृत नाटकों, प्रबंध काव्यों तथा रीतिकालीन काव्य में नायिकाओं का अत्यंत सुंदर मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। आपको भी ऐसी कोई नायिका प्रधान काव्य का नाम ध्यान आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यही कारण है कि आचार्यों ने नायिकाओं का विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण किया है। आज हम सबसे पहले संबंध के आधार पर, किसके आधार पर? संबंध के आधार पर नायिका के 3 भेद समझेंगे, जिसमें सबसे पहला है स्वकीय नायिका। अब ये नायिका कैसी होती हैं? स्वकीय नायिका की क्या विशेषताएं होती हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे पहली नायिका है ये। तो जो नायिका नायक की विधिवत पत्नी होती है, वैवाहिक जीवन में जो बंधी होती है, उसे स्वकीय नायिका कहते हैं। यह अपने पति के प्रति समर्पित, मर्यादित और आदर्श गृहस्थ जीवन का प्रतीक मानी जाती है। तो स्वकीय नायिका की विशेषता आपने देखी। जैसे, और अगर सरल भाषा में समझें तो यदि नायक और नायिका का वैवाहिक संबंध है तो वह नायिका कौन सी नायिका होती है? स्वकीय नायिका होती है। और ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रथम नायिका है। जैसे उदाहरण देखें तो हिंदी साहित्य में रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है, उसकी जो सीता स्वकीय नायिका का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसी प्रकार साकेत की उर्मिला भी हैं जो स्वकीय नायिका हैं। दोनों अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित, त्यागमयी और आदर्श पत्नी हैं। ठीक है। अब इसमें जो स्वकीय नायिका है, सीधी सीधी सी बात यह सामने आती है कि यह नायक की पत्नी होती है, जो मर्यादित होती है और आदर्शवादी होती है। अब स्वकीय नायिका के भी 3 भेद होते हैं क्योंकि सबका स्वभाव एक जैसा नहीं होता, है ना? तो इस वजह से स्वकीय नायिका के भी 3 भेद होते हैं: मुग्धा नायिका, मध्य नायिका और प्रौढ़ा नायिका। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके व्यवहार देकर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि आदर्शवादी नायिका होती है वो कौन सी नायिका की श्रेणी में रखी जाती है। तो इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में खूब बनते हैं, पात्रता परीक्षा में भी बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुग्धा नायिका, जो प्रेम के व्यवहार में बिल्कुल नहीं होती है, प्रेम की कलाओं से अनभिज्ञ होती है, उसको प्रेम की कोई जानकारी नहीं होती तथा स्वभाव से अत्यंत सरल, संकोची, निष्कपट होती है। उसे मुग्धा नायिका कहते हैं। इसे प्राप्त यौवना भी कहा जाता है। सरल भाषा में समझेंगे, यह पहली बार प्रेम का अनुभव कर रही होती है। इसे यह भी समझ नहीं आता कि अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त करें, इतनी सीधी साधारण होती है। यह लज्जा से सिर झुका लेती है, आंखें नहीं मिला पाती और छोटी छोटी बातों पर संकोच करती है। जैसे अगर हम उदाहरण देखें तो राधा के प्रारंभिक रूप का वर्णन अनेक कवियों ने मुग्धा नायिका के रूप में किया है। कुछ विद्वान प्रारंभिक सीता के स्वभाव में भी मुग्धा के गुण देखते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने कवितावली में एक पंक्ति का जिक्र किया है
कि राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई, मतलब वो इतना संकोच करती हैं अपने प्रेम रूपी भावों को व्यक्त करने के लिए कि वो जो श्री राम हैं उनकी परछाई अपने कंगन में देखकर ही खुश होती रहती हैं। तो यहाँ भी मुग्धा नायिका का उदाहरण है। आगे देखते हैं। मतलब मुग्धा नायिका की ओवरऑल अगर हम विशेषताओं की बात करें तो भोली होती है, संकोची होती है और प्रेम में अनुभवहीन होती है, उसको प्रेम का कोई अनुभव नहीं होता। अब दूसरी नायिका जो होती हैं वो होती है मध्य नायिका। यह न तो पूरी तरह अनुभवहीन होती हैं मुग्धा की तरह और न ही पूर्णतः प्रगल्भ जानकार होती हैं। तो प्रेम का पर्याप्त अनुभव होने के कारण यह अपने मन की बात कह सकती हैं। यदि नायक उपेक्षा करे या अनुचित व्यवहार करे तो यह उससे नाराज भी हो जाती है। मतलब उसको प्रेम की जानकारी होती है। इसे रूढ़ यौवना भी कहा जाता है। अब ये रूढ़ यौवना है वो मध्य नायिका को कहा जाता है, ना कि प्रगल्भ नायिका को। अगर और सरल भाषा में हम जानने का प्रयास करें तो यदि नायक गलती करता है तो यह चुप नहीं रहती बल्कि अपना विरोध भी व्यक्त करती है। उदाहरण पद्मावत की पद्मावती के कई प्रसंगों में मध्य नायिका के गुण दिखाई देते हैं। तो मध्य नायिका की विशेषताएं हो गई, प्रेम का अनुभव होता है, आत्मसम्मान होता है और उचित विरोध भी यह करती है। जहाँ बोलने की आवश्यकता होती है वहाँ बोलती भी है। अब तीसरी आती है प्रौढ़ा नायिका। प्रौढ़ा नायिका जो होती हैं यह प्रेम की सभी कलाओं में निपुण होती हैं। मतलब प्रौढ़ा मुग्धा और मध्या से ज़्यादा जानकार जो होती हैं वो प्रौढ़ा नायिका होती हैं। यह आत्मविश्वासी है, निर्भीक है, परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करने में सक्षम होती है। यह संकोच से अधिक आत्मविश्वास पर विश्वास करती है। अपने प्रेम को व्यक्त करने में हिचकिचाती बिल्कुल भी नहीं है। जैसे रीतिकालीन काव्य में राधा के अनेक रूपों में प्रगल्भा नायिका के गुण मिलते हैं। ठीक है, तो यह एक नायिका का भेद था, स्वकीय नायिका। उसके 3 भेद थे जिसमें हमने पढ़ा मुग्धा नायिका, मध्य नायिका और तीसरी थी प्रौढ़ा नायिका। अगर हम इसको विस्तार से समझने का प्रयास करें, इसका महत्वपूर्ण रिवीजन भी समझ लें आप। तो स्वकीय नायिका के जो लक्षण होते हैं, नायक की पत्नी होती है, नायक के प्रति समर्पित और निष्ठावान, विश्वासपूर्ण होती है, गृहस्थ जीवन की मर्यादाओं का पालन करती है, प्रेम में शालीनता, लज्जा और सौम्यता रखती हैं। इसके 3 भेद हैं, मुग्धा नायिका, मध्य नायिका और प्रौढ़ा नायिका। तो मुग्धा नायिका है, ये प्रेम व्यवहार में नई होती हैं, संकोची, लज्जाशील और सरल स्वभाव की होती हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करने में झिझकती हैं, प्रेम की कलाओं से अनभिज्ञ होती हैं। तो प्रश्न आ जाता है कि प्रेम की कलाओं से अनभिज्ञ कौन सी नायिका होती है, तो वो मुग्धा नायिका होती हैं। मध्य नायिका जो है वो प्रेम का पर्याप्त अनुभव उनको होता है। यदि नायक उपेक्षा करे तो अनुचित व्यवहार करे तो नाराजगी भी जताती हैं, अपने अधिकारों को समझती भी हैं, प्रेम में संकोच कम करती हैं, इनको थोड़ा बहुत ज्ञान होता है। लेकिन प्रगल्भा नायिका जो है, प्रौढ़ा नायिका, प्रेम की सभी कलाओं में निपुण होती हैं, आत्मविश्वासी और निर्भीक होती हैं, अपने प्रेम को व्यक्त करने में संकोच नहीं करती और परिस्थिति के अनुसार इसका व्यवहार करती हैं। तो आप इनसे संबंधित जो उदाहरण मैंने इसमें दिए हैं आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं इसका, यह आपके बहुत काम का है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो नायिका का भेद था वह है परकीय नायिका। स्वकीय नायिका के बाद अब परकीय नायिका। जो नायिका नायक की पत्नी नहीं होती उसे परकीय नायिका कहते हैं। स्वकीय नायिका जो है वो एक वैवाहिक बंधन में बंधी हुई पत्नी होती है, लेकिन परकीय नायिका पत्नी नहीं होती हैं, लेकिन प्रेम होता है नायक और नायिका का। भारतीय काव्य परंपरा में विशेषकर कृष्ण राधा संबंध के संदर्भ में परकीय नायिका का भाव अत्यंत सुंदर चित्रण मिलता है। राधा को अनेक वैष्णव कवियों ने परकीय नायिका के रूप में चित्रित किया है। यहाँ परकीय का अर्थ केवल सामाजिक संबंध नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रेम की तीव्रता का भी प्रतीक माना जाता है। परकीय जो नायिका है वो नायक की पत्नी नहीं होती हैं, तो इससे संबंधित आप यहाँ पर समझ सकते हैं। जो नायक नायिका की पत्नी नहीं होती, अर्थात जिसका नायक से वैवाहिक संबंध नहीं होता, उसे परकीय नायिका कहते हैं। अगर वैवाहिक संबंध हो जाए तो स्वकीय नायिका और वैवाहिक संबंध ना हो तो परकीय नायिका। नायिका की कुछ विशेषताएं हैं। नायक का नायक से वैवाहिक संबंध नहीं होता, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। प्रेम सामाजिक मर्यादाओं या लोक लाज के विरुद्ध होता है। यह प्रेम प्राय गुप्त, तीव्र, उत्कंठ और त्यागमयी होता है। मिलन की अपेक्षा विरह की अनुभूति अधिक होती है। नायिका को नायक से पूर्ण समर्पण और आध्यात्मिक एकत्व की अनुभूति होती है। इसमें लोक लज्जा, मान, अभिमान, चंचलता, उत्कंठा, मान, विरह आदि भाव प्रबल होते हैं। परकीय नायिका के कुछ भेद हैं यहाँ पर देख लीजिए। राधा जो कृष्ण की प्रेमिका हैं
और गोपियाँ। अब दोनों में हम अंतर देख लेते हैं कि स्वकीय नायिका और परकीय नायिका में क्या अंतर है। स्वकीय नायक की पत्नी होती है, परकीय नायक की पत्नी नहीं होती है। स्वकीय प्रेम सामाजिक रूप से स्वीकृत होती है क्योंकि वो वैवाहिक बंधन के द्वारा होती हैं। प्रेम सामाजिक मर्यादाओं के विरुद्ध होता है, जैसे राधा और श्री कृष्ण। स्वकीय नायिका गृहस्थ जीवन में मर्यादा और अनुशासन रहता है। यहाँ पे गुप्त मिलन, विरह, लोकलाज का भय रहता है। प्रेम में स्थिरता और विश्वसनीयता अधिक होती है। प्रेम में यहाँ पर उत्कंठा, तीव्रता और समर्पण अधिक होता है। यहाँ पर विरह ज्यादा होता है परकीय नायिका में। अब हम बात कर लेते हैं सामान्य नायिका, जो कि तीसरा भेद है। स्वकीय और परकीय के बाद में तीसरा भेद जो है वो है सामान्य नायिका का। सामान्य नायिका, जो नायिका गणिका या वेश्या होती है उसे सामान्य नायिका कहते हैं। देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा, सामान्य नायिका जो है वो गणिका या वेश्या होती है। काव्य शास्त्र में इसका वर्णन सामाजिक यथार्थ और नाटकीय परिस्थितियों के कारण किया गया। आप जानते हैं रीतिकालीन जो समय था उसमें काफ़ी इनका प्रचलन रहा और काफ़ी वर्णन किया गया है। सामान्य नायिका की कुछ विशेषताएं होती हैं। जो नायिका गणिका या वेश्या होती है उसे सामान्य नायिका कहते हैं। यह किसी एक नायक की नहीं होती बल्कि अनेक पुरुषों से संबंध रखती है। यह बात आप जानते ही हैं। सामान्य नायिका की मुख्य विशेषताएं हैं। यह नायिका गणिका या वेश्या नगरवधू होती है। इसका प्रेम सर्वसाधारण के लिए होता है। यह अपने रूप, कला, मधुर वाणी और चतुराई से पुरुषों को आकर्षित करती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य धन, उपहार, वैभव की प्राप्ति होता है। यह प्रेम का व्यवहार व्यापारिक बुद्धि से करती हैं। इसमें चंचलता, हाव भाव और बनावटी प्रेम अधिक रहता है। सामान्य नायिका का क्या महत्व है? काव्य और नाटकों में यह पात्र सामाजिक यथार्थ को दर्शाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण बात है। आप मुझे बताइएगा कि प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास है जो वेश्या जीवन पर आधारित है? यह उस समय की नगर संस्कृति, विलासिता और भोगवादी प्रवृत्ति का प्रतीक है। रीतिकालीन कवियों ने इसके रूप, श्रृंगार और कला कौशल का सुंदर वर्णन किया है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, यह आप देख लेना, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्वकीय नायिका, परकीय नायिका और सामान्य नायिका, ये 3 भेद होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, आप उसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।